हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। दिस इज सनी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस प्रेस्टीजियस प्लेटफॉर्म पे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स सपना देखते होंगे नर्सिंग फील्ड का, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग परस्यू करने का। आपके इसी सपने में क्या क्या चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होती हैं, आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप फेस करते हैं, उन सभी पर चर्चा होने वाली है इस पॉडकास्ट में। और इस चर्चा पर हमें हेल्प करने वाली हैं और गाइड करने वाली हैं आप सबकी मेंटोर गरिमा मैम। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, आपकी जो जर्नी रही है पूरी, आप नर्सिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उस पूरी जर्नी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में अपना परस्यू कर रहे हैं कोर्स, वो सभी आपसे गाइडेंस चाहेंगे। तो मैम, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए सबसे पहले तो कि आपकी एजुकेशन क्या क्या रही है, किस कॉलेज से आपने नर्सिंग की है, आगे आपने क्या परस्यू किया है कोर्स, एक बार सभी को सब जानना चाहिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी 2016 में कंप्लीट की थी फ्रॉम लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, विच इज़ अफिलिएटेड फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट शुरू से, क्योंकि मेरा गोल था कि मुझे एजुकेशन में अपना करियर रखना है, सो जैसे ही मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस हुआ मैंने अपनी मास्टर्स परस्यू की इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज से 2020 में। सो उसके बाद से ही मैं एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो नॉलेज मेरे पास है वो सब नॉलेज मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। ओके, तो स्टार्टिंग से ही आपने यही सोचा था कि आपको टीचिंग में ही जाना Yes. है। लाइक जब हम बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे सामने, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स की, नॉर्सेट है, एम्स की बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती हैं, आरआरबी, रेलवे में एग्ज़ाम्स होते हैं। तो कभी आपने मतलब नहीं सोचा कि मैं उस तरफ भी जा सकती हूँ, सिर्फ एक टीचिंग आपका मकसद था? मेरा मेन गोल हमेशा से टीचिंग ही था, पर मैंने और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करे हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए, पर क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ टीचिंग था इसलिए हमेशा 100% मैंने सिर्फ टीचिंग की तरफ दिया अपना। ओके, तो मैम क्या वजह बनी आपने 12th के बाद जो है बीएससी नर्सिंग को परस्यू किया? क्या माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको हेजिटेशन होती है कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं। आपके माइंड में कुछ ऐसी हेजिटेशन थी या किसी ने आपको गाइड किया कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए? क्या वजह रही? वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हम एक्सप्लोर करते हैं जैसे ही हम 12th पास आउट करते हैं। बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें बोलते हैं आप यहाँ जाओ, ये परस्यू करो। तो इसी तरीके से एक गाइडेंस मुझे नर्सिंग के लिए मिली थी। फिर उसको देखते हुए, वो गाइडेंस लेते हुए मैंने भी अपना नर्सिंग करियर स्टार्ट किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिए बहुत सारे, और फाइनली फिर मेरा जब एडमिशन हो गया। बट येस, डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी अच्छी गाइडेंस हमारे पास नहीं थी कि जो एक हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि पता नहीं सही कर रहे हैं कि गलत, या हमें और कुछ बेहतर करना चाहिए, तो वो सवाल तो ज़रूर उस समय भी मन में थे। ओके, तो जब आपने बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग के जो डेज़ होते हैं जो आपको ये एक्सपीरियंस करवाते हैं कि हमारा जो फ़ैसला रहा वो कितने हद तक सही था, या आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी वो कितना आपको अपने करियर में हेल्प करेंगी, तो वो उन डेज़ के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की? जैसे ही एडमिशन हो गया बीएससी में, एक तो हॉस्टल कंपलसरी था, तो घर छोड़ के हॉस्टल चले गए। तो एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी कि अब घर से दूर रहना पड़ेगा, जो कभी रहे नहीं थे, तो वहाँ पर एडजस्ट होने में बहुत टाइम लग गया, होम सिकनेस रहती थी। लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ डे 1 से ही, और तब भी हमें माइंड में था कि पता नहीं क्या हो रहा है, बस क्लासेस चल रही थी और हम पढ़ते रहे। पर प्रॉपर गाइडेंस तब भी इतने ऑप्शंस नहीं थे कि आगे हम क्या करेंगे या पूरे 4 साल हम क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे जैसे टीचर्स ने हमें बताया वैसे वैसे फिर हमने स्टार्ट की अपनी पढ़ाई, और धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया। हम बहुत अच्छे से फिर हमने अपनी बीएससी की पूरी जर्नी ख़त्म की, और आज वो सारा टाइम हमें याद आता है कि उस समय वो कितना गोल्डन पीरियड था हमारे पास, और वो उस समय हम और क्या अच्छा कर सकते थे जो हम अब मिस करते हैं। तो ये तो ज़रूर बताइए स्टूडेंट्स को कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मतलब करनी चाहिए अगर उन्होंने नर्सिंग कोर्स को परस्यू किया है, जो आप कमी मानते हैं आप नहीं कर पाए? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हर बच्चे को लगता है जब भी वो एडमिशन लेते हैं कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हमें कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो ये एक तो सबको अपने माइंड से ये क्वेश्चन तो हटा देना चाहिए कि हमने सही किया या गलत किया। बिल्कुल बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है हमारा, ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम
और मैनकाइंड को सर्व कर रहे हैं, लोगों की केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जब उन्हें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे अच्छा प्रोफेशन और क्या हो सकता है कि आप सब लोगों की हेल्प कर सकते हो। और स्पेशली कोविड कोरोना के बाद तो सबने देखा है कि हेल्थ केयर प्रोफेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अपने माइंड से हर बच्चे को ये क्वेश्चन निकाल देना चाहिए कि हमने सही प्रोफेशन चूज़ किया है या नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात नोबल प्रोफेशन है, प्लस इतने डाइवर्स ऑप्शन है इस प्रोफेशन में। आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप हर तरीके का रोल कर सकते हो। आपको टीचिंग करनी है वो कर सकते हो, आपको अब्रॉड काम करना है वो कर सकते हो। और एक सबसे अच्छा बेनिफिट जॉब सिक्योरिटी की तो टेंशन लेनी ही नहीं है। इतनी जॉब्स हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये हमें काफ़ी सुनने को मिलता है कि अगर आप मेडिकल फील्ड में है, नर्सिंग में है, तो आपको सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी मिल जाते हैं। काफ़ी डिमांड रहती है नर्सेज़ की अब्रॉड भी, ठीक है। और जैसे मैम ने कहा नोबल प्रोफेशन है, बिल्कुल इसमें नेम फेम पैसे के साथ साथ एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप दुआएं भी बटोरते हैं लोगों की, ठीक है। वो एक इमोशनल कनेक्ट रहता है प्रोफेशन से, तो बहुत ही डाइवर्स जॉब है बिल्कुल। तो मैम सबसे टफ बीएससी नर्सिंग के दौरान कौन सा ईयर रहा आपके लिए? सबसे टफ मेरे को लगा था हमारा 3rd ईयर, क्योंकि वो हमारा ऐसा साल था जहाँ हमने सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ी थी, ओबीजी हमने तब पढ़ी थी। तो उस समय बहुत लगता था कि ये तो सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एक ही साल में हमें मिल गए हैं पढ़ने के लिए। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वहाँ थी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी वही साल था, क्योंकि बहुत सारी हमने पोस्टिंग्स की, चाइल्ड हेल्थ के लिए गए, ओबीजी के लिए गए। तो वो बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहता था, स्पेशली साइकेट्री पोस्टिंग्स जो होती थी। तो डिफ़िकल्ट भी था लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत था। ओके, तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका आपको लगता है कि आप कोर्स ख़त्म करने के बाद अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब होती है हमारी, उसके लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, नॉर्सेट का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, सीएचओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करता है ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था जो पढ़ना भी ज़रूरी था बट वो टफ़ भी हो सकता था? यानी हमें गाइड करना है बच्चों को उसके लिए ताकि वो अभी से उसको अच्छे से पढ़ के चलें। सो 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वो 2 सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड एनाटमी फिजियोलॉजी और नर्सिंग फाउंडेशन। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को समझने के लिए, सीखने के लिए ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर मुझे एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में नहीं पता तो मैं मेडिकल सर्जिकल भी नहीं पढ़ सकती, ना ही मैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ पाऊँगी। जब तक मुझे बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नहीं पता तब तक हम अपनी आगे की जर्नी नहीं कर सकते। इसलिए नर्सिंग फाउंडेशन और एनाटमी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो हर स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर से ही अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं ताकि आगे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं, तो प्रैक्टिकल्स जब आप करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कब से वो शुरू हो जाते हैं कि आपके अब तो मतलब कंटिन्यूअस चल ही रहे हैं, और उसमें थ्योरी का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट्स जो हैं एकदम क्लियर होने चाहिए? वैसे तो हर कॉलेज का अपना एक थोड़ा पैटर्न अलग रहता है। जब मैं बीएससी कर रही थी तो फर्स्ट ईयर के कुछ 3 या 4 महीने के बाद हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी शुरू हो गई थी। और ये सवाल ना मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा है कि मैम जब क्लिनिकल ही परफॉर्म करना है तो थ्योरी क्यों पढ़ाई जाती है, हमें सीधा क्लिनिकल्स में क्यों नहीं भेज देते? तो उनको भी मैं यही समझाती हूँ कि जब तक आप ये नहीं सीखोगे कि क्लिनिकल्स में जाके आप पेशेंट की डायरेक्ट केयर कैसे करोगे, जब तक आपको बेसिक नहीं पता। अब आपको अगर आईएम इंजेक्शन देना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देना है, तो पहले आपको मसल्स के बारे में तो पता होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है गाड़ी हम खरीदते हैं और गाड़ी खरीदते ही हम सीधा चलाने के लिए चले जाते हैं। वो भी हमें पहले सीखनी पड़ती है, समझते हैं हम, अच्छा यहाँ पर गियर है, यहाँ पर ब्रेक है, इसको कैसे यूज़ करेंगे। जब वो सब हम सीखते हैं उसके बाद फिर हम चलाने जाते हैं। तो यही चीज़ हमें अप्लाई करनी है नर्सिंग में भी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ही अच्छे से फोकस करना है। हाँ, जब तक आप थ्योरी नहीं करोगे प्रैक्टिकल आपको नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब प्रैक्टिकल्स के दौरान आपने सचमुच एक पेशेंट के साथ जब सामना किया, उसकी केयर किया, जो भी आपने वहाँ पर सीखा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था?
सो अब जैसे फर्स्ट ईयर में होते थे तो तब तो बहुत डर लगता था कि भाई हम करने जा रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए। सबसे बेसिक तो हम वाइटल्स लेते थे सबसे पहले, तो उसमें भी डर लगता था कहीं गलत रीडिंग लिख दी तो डॉक्टर से डांट पड़ेगी या सीनियर से डांट पड़ेगी। तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए हमारे टीचर्स होते हैं, वही वो पॉइंट पे हमारे सीनियर्स और टीचर्स, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वही हमें सही से समझाएंगे कि आपको पेशेंट से बात कैसे करनी है। कि अब वाइटल्स लेने जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि सीधा पेशेंट का हाथ लिया और ब्लड प्रेशर का बांध दिया और चेक कर लिया। सो उसको भी आपको किस तरीके से बात करोगे, ये सब कुछ हमें उस पॉइंट पे टीचर और हमारे सीनियर सिखाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हम भी बहुत डरते थे, रूम में जाने से पहले क्या करें, या डांट पड़ गई तो कई बार डांट भी पड़ जाती है कि अभी क्यों आए हो, बाद में आना। तो वो उस पॉइंट पे क्योंकि हम नए नए होते हैं तो बहुत डर रहता है मन के अंदर, तो उस डर को ही हमें ओवरकम करना है। डरना नहीं है, जो नहीं आता सीख लो, पर गलत कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बहुत मतलब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल है, आपको दूसरे की केयर करनी पड़ती है, लाइफ सेविंग एक प्रोफेशन है। तो कोई किसी पेशेंट के साथ कोई यादगार किस्सा रहा हो जो आपको अभी भी याद है कि हाँ वो जो एनकाउंटर था ये काफ़ी मेरे एक मेमोरेबल बन गया है लाइफ टाइम के लिए? जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो क्योंकि हमारी पोस्टिंग थी कैंसर विंग में, तो वहाँ पे एक पेशेंट मुझे याद है, उनको ल्यूकीमिया था। वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए एडमिटेड थे। हमारी पोस्टिंग भी लगभग 2 महीना उस वार्ड में रही थी। तो 2 महीने रोज़ सुबह जा कर के हम उनके लिए केयर करते थे। उनकी जो भी हाइजीन है, उनके वाइटल्स वगैरह हर चीज़ मैं और मेरी एक और जो मेरी फ्रेंड जिसकी पोस्टिंग थी, हम 2 लोग करते थे। और हमें बहुत अच्छे से याद है कि जैसे वो डिस्चार्ज होने के टाइम पे वो गए थे, उन्होंने हमें अलग से मेंशन किया था कि इन्होंने हमें बहुत अच्छे से केयर प्रोवाइड की, बहुत इन्होंने हेल्प करी। और कभी वो 2-3 साल बाद हमें मिले भी थे ओपीडी के टाइम पे, उन्हें हम तब भी याद थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे आज भी याद रहती है कि हमने केयर की थी। उस समय हमने ये नहीं सोचा था कि हमें याद रखें, हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं था, हमें तो बस उनकी केयर करनी थी। बट हमने ऐसी केयर प्रोवाइड की उन्हें कि उन्हें आज तक हम याद हैं। तो ये मुझे हमेशा याद रहता है। और इस तरह जब आप इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हो तो एक आप सिर्फ ड्यूटी ही नहीं कर रहे होते हो, आप प्रोफेशनल नहीं हो रहे होते हो केवल उस टाइम पे कि फॉर्मेलिटी हाँ ये हमें करना है। आपके इमोशंस भी कनेक्ट हो जाते हैं, आप दिल से उसे निभाते हो कि हाँ ये हमारा फ़र्ज़ है और हमें पूरे दिल से 100% दे के जो है उसकी केयर करनी है और उसको ठीक करना है। एक जुड़ाव हो जाता है वहाँ पर। तो प्रैक्टिकल्स आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल्स, एकेडमिक्स जब एग्ज़ाम होते थे तो सबसे ज़्यादा उसमें किस चीज़ का रोल रहता था कि आपको प्रैक्टिकल्स में एकदम बढ़िया रहना चाहिए या थ्योरी पार्ट में अच्छा रहना चाहिए? एकेडमिक्स में किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी? वैसे तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट थ्योरी बच्चे फिर भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। उनको ये रहता है कि अच्छा पढ़ के हम एग्ज़ाम तो लिख लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वो पार्ट है जहाँ पे आपकी असली नॉलेज टेस्ट होती है। अगर उस समय आपने गलती कर दी तो वहीं से हमें पता लगता है हाँ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, या चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ना हो, आप कोई प्रोसीजर भी करने जा रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। और ये ज़रूर याद रखना है कि नहीं आता तो आप हेल्प लो, सीख लो, बट करो नहीं, क्योंकि हम एक ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। हमारी छोटी सी मिस्टेक बहुत बड़ी हो सकती है, तो ये हमेशा याद रखना है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं छोड़ना, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ हर रोल निभाना है, चाहे आप थ्योरी करो या प्रैक्टिकल। इवन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में तो बच्चे बहुत डरते हैं, वाइवा में स्पेशली डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। वाइवा रूम से पहले फाइल खोल के हम सब पढ़ रहे होते हैं और टीचर कुछ और ही पूछ लेता है तो एकदम घबरा जाते हैं। तो वही इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको घबराना नहीं है, बस याद रखो आपने क्या क्या सीखा है, समझो, रटना कुछ भी नहीं है। समझोगे तो सब याद रहेगा, अदरवाइज़ रटने के चक्कर में हम सब भूल जाएंगे। अच्छा, जब हम इस तरह से वाइवा के टाइम पे हमें पता नहीं होता है उस टाइम पे तो कि क्या पूछ सकता है टीचर, आपने तो 4 साल क्रॉस कर लिए हैं, तो बच्चे को थोड़ा सा इस पे टिप्स दे दो कि किस एरिया से प्रिपेयर करके जाएँ वाइवा के लिए अगर आप जा रहे हैं। काफ़ी टेंशन एक रहती तो है। वाइवा है तो आपने जो भी इतनी सारे जो भर के पूरी फाइल असाइनमेंट की बनाई होती है वो ज़रूर आपको पता होना चाहिए।
कहाँ पे आपने क्या बनाया था, अगर कोई केस स्टडी बनाई है तो किस डिज़ीज़ पे बनाई है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वो ज़रूर आपको एक बार पढ़ के जाना चाहिए। बाकी आपने सिलेबस के हिसाब से जो आपके मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे नर्सिंग फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, वो ज़रूर करके जाने हैं। फर्स्ट ईयर है तो गाउनिंग ग्लविंग करवा के देखी जाती है, बैंडेजेस बहुत पूछी जाती हैं। तो जो भी ईयर का आपका प्रैक्टिकल है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो करने ही हैं, साथ में असाइनमेंट ज़रूर एक बार देख के जाओ। हमारे साथ तो कई बार ऐसा होता था, हम सारे इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते थे पर हमने अपनी फाइल ही नहीं खोल के देखी और क्वेश्चन टीचर वहीं से पूछ लिया, अच्छा तुमने ये केस स्टडी बनाई है, ये क्या होता है बताओ। तो भाई जो बीएससी नर्सिंग परस्यू कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए टिप्स मैम ने बता दी हैं। एटलीस्ट वहाँ पर अब आप जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो मैम बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, अगर हम दूसरे कोर्सेज़ में देखें, आर्ट सब्जेक्ट्स को देखते हैं तो उसमें बच्चे जब एकेडमिक्स देते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, तो कुछ एक हफ्ते पहले भी अगर पढ़ लेते हैं तो उनका हो जाता है। तो नर्सिंग फील्ड के जो आपके बीएससी नर्सिंग कोर्स रहता है उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उससे कैसे बच्चे डील करें कि एकेडमिक्स में जो है अच्छे मार्क्स वो गेन कर सकें, कब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और कैसे उनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की? अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर की तैयारी एक दिन पहले या 2 दिन पहले तो नहीं होगी, आपको शुरू से ही रेडी रहना है। हाँ, ये है कि फर्स्ट ईयर में हमें इतना नहीं पता होता, पर आप गाइडेंस लो अपने टीचर्स से, अपने सीनियर्स से। तैयारी लेकिन शुरू से ही करो। ये तो हमें पता है ये पेपर तो होगा ही, आज नहीं तो कल। अब एनाटमी की पहली यूनिट पढ़ाई जा रही है तो उसको पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग कर लो, रिवाइज़ करते रहो, देखते रहो क्या सिखाया है। और अगर आप शुरू से ही नोट्स बनाते रहोगे, रिवाइज़ करते रहोगे तो आपको फिर 2 दिन पहले परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ अब। तो तैयारी तो शुरू से ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले या 1 हफ़्ते पहले आप सोचो आज मैं सारा सिलेबस ख़त्म कर दूँ, वहाँ पर फिर गलती होगी और फिर जो स्कोर हम देखना चाहते हैं ना वो स्कोर नहीं आएगा, पास भले ही आप हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम बीएससी नर्सिंग के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं बच्चों के पास, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं बहुत सारे कि हम नर्सिंग ऑफिसर बन जाएं, स्टाफ नर्स हम बन जाएं और हमारा करियर सेट हो जाएगा। इसके अलावा आपने जैसे एमएससी नर्सिंग की है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है और एमएससी नर्सिंग क्यों परस्यू करना चाहिए बच्चों को बीएससी के बाद? एमएससी करने का सबसे बड़ा रीज़न, अगर आप चाहते हो एजुकेशन में जाना, टीचिंग आपको पसंद है, पैशन है आपका, तो डेफिनेटली मास्टर्स आपको करनी चाहिए। उसके अलावा मास्टर्स करने के बाद आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। एज अ टीचर तो आप काम कर ही सकते हो, बट आपकी जो एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत एनहांस हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो एज अ टीचर हमें पता होनी चाहिए। तो हमारी टीचिंग स्किल्स तो इम्प्रूव होंगी ही होंगी, हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होती हैं, क्योंकि मास्टर्स में ना हम फुल फ्लेश्ड अच्छे और भी बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल्स को सीखते हैं, जितना हमने बीएससी में नहीं किया, क्योंकि तब हम सिर्फ बेसिक कर रहे थे। अब आप मास्टर्स कर रहे हो तो वो और ज़्यादा एनहांस होगा। प्लस क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फील्ड में कर रहे हैं, जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो साइकेट्री में करेगा, तो उसका वो साइकेट्रिक पार्ट जो बीएससी में सिर्फ 2 महीने या 4 महीने का था, अब पूरे 2 साल फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके एक सब्जेक्ट पे रहेगा। तो अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो या आपको बहुत पसंद है, तो उसको आप ज़रूर परस्यू करो, ताकि आपको और अच्छा वो सीखने को मिले। और टीचिंग करनी है तो डेफिनेटली मास्टर्स तो करो। और हॉस्पिटल्स में एज अ प्रोफेशनल अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर भी उसमें हेल्प मिलेगी मास्टर्स में? बिल्कुल। आप मास्टर्स करके अगर क्लिनिकल साइड भी टीचिंग करोगे, वहाँ पर ऑन बोर्ड जितनी भी नर्सेज हैं उनकी इन सर्विस एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करोगे, तो उसमें आपको और भी ज़्यादा हेल्प होगी, बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी टीचिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, सारी स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती हैं। तो अगर आपको कॉलेजेस में करनी है देन ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियबल, और अगर आपको क्लिनिकल टीचिंग ही करनी है तो भी आप अपना मास्टर्स आपको हमेशा हेल्प करेगा। ओके। बीएससी नर्सिंग के अलावा जो बच्चे एएनएम या जीएनएम कोर्स को परस्यू करते हैं उनको थोड़ा सा गाइड करिए कि उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, उन्हें कब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सा बेटर रहता है? एएनएम एंड जीएनएम के, अगर किसी ने एएनएम करी है तो उसको आगे अपना और जो भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं वो डेफिनेटली करनी चाहिए, क्योंकि तब आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। आपके पास जहाँ एएनएम में सिर्फ 2 ऑप्शन है, वो जीएनएम या बीएससी करके वो आपको बढ़ जाएंगे, आपको और 10 बेहतर चीज़ें करने को मिलेंगी। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी, और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे अपने करियर में ग्रो करने के लिए। तो अपनी
एजुकेशन को हमेशा हमें बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे ऑप्शंस बढ़ते रहें, और हमारे ऑप्शंस बढ़ेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से एज़ पर योर एक्सपीरियंस आपने इतने अच्छे से सभी को गाइड किया, सभी स्टूडेंट्स को। तो भाई आप लोगों के लिए मैम का ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो गाइडेंस थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आप जितने भी परस्यू करना चाहते हैं इस कोर्स को या कर रहे हो, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों से नहीं डरना है और कैसे खुद को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर एक गाइडेंस आपको यहाँ पर मिली है। ठीक है, और इसी तरह से आप लोगों के लिए और भी गाइडेंस के सेशंस बिल्कुल लाते रहेंगे। आपको जुड़े रहना है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ, और मैम भी एज अ मेंटोर आपको आगे के लिए गाइड करने वाली हैं। इनकी मेंटोरशिप में आप पढ़ने वाले हो। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much, एवरीवन। ma'am.